Hello everyone, welcome to the Academic Hub. This is Shivam and here we are again with part 2 of chapter number 3 An Empire Across 3 Continents. So इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे देखिए प्लीज़। तो इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में पेज नंबर 60 से कंटिन्यू करेंगे द अर्ली एम्पायर। तो समझिए पहले पैराग्राफ में आप रोमन एम्पायर के 2 फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ से आप रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर की लिविंग पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन एम्पायर को आप ब्रॉडली 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली एम्पायर एंड द लेट एम्पायर। ये दोनों फेजेस डिवाइड होते हैं 3rd सेंचुरी से, या फिर ये दोनों फेजेस बाइफर्केट होते हैं 3rd सेंचुरी से। दूसरे शब्दों में कहें तो 3rd सेंचुरी से पहले के पीरियड को आप अर्ली एम्पायर कहोगे, वहीं 3rd सेंचुरी से बाद के पीरियड को आप लेट एम्पायर कहोगे। ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस था दोनों सुपर पावर्स के बीच में, दोनों सुपर पावर्स यानी रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर, वह यही था कि दोनों में से जो रोमन एम्पायर था वो काफ़ी कल्चरली डाइवर्स था एज कम्पेयर टू ईरानियन एम्पायर्स। जो पार्थियंस थे, उसके बाद ससानियंस आए, ये दोनों डायनेस्टीज़ के नाम हैं जिन्होंने ईरान को रूल किया। तो ये दोनों डायनेस्टीज़ जब रूल कर रही थी ईरान को, तो उस टाइम पे ईरान की ज़्यादातर पॉपुलेशन ईरानियन ही थी। बल्कि यानी कि ये बड़ा डिफरेंस है कि रोमन एम्पायर एक कल्चरली डाइवर्स एम्पायर था, वहीं ईरानियन एम्पायर जो था उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन ईरानियन ही थी। रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर वॉज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेरिटरीज एंड कल्चर, जो कि सिर्फ एक चीज़ से बने हुए थे, वो बॉन्ड था उनके बीच में कि दे वर रूल्ड बाय द सेम गवर्नमेंट। और रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर के बीच में बहुत सारी रोमन एम्पायर के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक का यूज़ होता था ज़्यादातर। इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेज का यूज़ होता था, पर ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक का ही यूज़ होता था। अब एक क्लास होती है अपर क्लास, एरिस्टोक्रेसी, उन्हें अपनी रॉयल्टी दिखानी है, तो वो डिप्लोमेसी के पर्पस से पहले मैं ईस्टर्न अपर क्लासेस की बात करता हूँ। रोमन एम्पायर के ईस्टर्न हिस्से में जो अपर क्लास थी वो डिप्लोमेसी के पर्पस से ग्रीक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना प्रेफर करते थे। वहीं वेस्टर्न एम्पायर की बात करूँ तो वेस्टर्न एम्पायर की अपर क्लास लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर करती थी। तो एक ईस्टर्न पार्ट के लोग थे वो ग्रीक बोलते थे, वहीं वेस्टर्न पार्ट के लैटिन बोलते थे। तो ये दोनों एरियाज़ के बीच में ये बाइफर्केशन या फिर ये दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग एरियाज़ का डिवीज़न कहाँ से है। तो आप बात करें तो ये मिडिल ऑफ द मेडिटेरियन से है। अगर आप बात करें प्रोविंस वाइज आप बात करें तो ये अफ्रीकन एक प्रोविंसेस है, ट्रिपोलिटेनिया। तो ट्रिपोलिटेनिया एक लैटिन स्पीकिंग प्रोविंस है। तो ट्रिपोलिटेनिया और उससे वेस्ट में जितना भी आपका रोमन एम्पायर का पार्ट पड़ता है वो पूरा लैटिन स्पीकिंग है। वही बात करें साइरेनिका, ये एक ग्रीक स्पीकिंग प्रोविंसेस है, तो ये भी अफ्रीका का है वैसे। तो इससे ईस्ट में जितना भी पार्ट पड़ता है वो आपका ग्रीक स्पीकिंग पार्ट है रोमन एम्पायर का। तो एक बार मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो गाइस मेरा मैप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं आपको बस मेन जगह को हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, ये जगह कहाँ है। ठीक है, आप अपनी बुक के मैप से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये है ट्रिपोलिटेनिया, इधर से लेके इधर तक वेस्ट का पूरा एरिया जो वो लैटिन स्पीकिंग है। वहीं इधर साइड है आपका साइरेनिका, तो इससे इधर का जितना भी एरिया है ये आपका ग्रीक स्पीकिंग है। तो यही जो बीच वाला एरिया है इसे बाइफर्केशन पॉइंट या फिर जोन माना जाता है। तो यहाँ पे आपकी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है जो मतलब दोनों लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। तो इतने सारे डिफरेंसेस थे उनकी लैंग्वेज में, उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में। इंस्टेड ऑफ डेट दे वर सब्जेक्टेड टू अ सिंगल रूलर। चलिए तो अगले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तो ऑगस्टस ने, जो कि फर्स्ट एम्परर थे रोमन एम्पायर के, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।
तो ऑगस्टस जो थे फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर, उन्होंने 27 बीसी में एक नई रिजीम इस्टेब्लिश करी जिसका नाम था प्रिंसिपेट। तो वैसे तो ऑगस्टा के एक सोल रूलर थे, वे एक सोल सोर्स ऑफ पावर थे, फिर भी लोगों के बीच में जो एक झूठा विश्वास पैदा करने के लिए कि वे एक लीडिंग सिटीजन थे इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट रूलर, इस झूठे विश्वास को पैदा करने के लिए उन्होंने इस रिजीम की इस्टेब्लिशमेंट करी। और दूसरी चीज़, ये सेनेट की रेस्पेक्ट में भी था, ये कदम उनका सेनेट की रेस्पेक्ट में भी था। तो सेनेट एक नया वर्ड आया है, समझिए सेनेट क्या होता है। तो सेनेट एक नोबल्स की एक बॉडी थी जो कि रोम को पहले कंट्रोल करा करती थी, और इस तरह की गवर्नमेंट को रिपब्लिक गवर्नमेंट कहा जाता था। तो इधर स्टार बना हुआ है, आप साइड नोट पढ़ेंगे अब इसके बारे में। तो साइड नोट में भी यही लिखा हुआ है कि रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी एरिस्टोक्रेसी, और नोबिलिटी की गवर्नमेंट को रिपब्लिक रिप्रेजेंट करता है। और ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रोम में 509 बीसी से 27 बीसी तक चला, और फिर 27 बीसी में ऑगस्टस ने जाके इसे चेंज कर दिया। फिर आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं ऑगस्टस के बारे में, जैसे कि ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये ओवरथ्रोन करी गई ऑक्टेवियन द्वारा, जो कि एक अडॉप्टेड सन थे जूलियस सीजर के, जिन्होंने अपना नाम बाद में चेंज करके ऑगस्टस रख लिया, यानी ऑगस्टस का पुराना नाम ऑक्टेवियन था। तो वो साइड नोट में ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने इन्हें मार्क किया हुआ है, आप भी इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। आगे चलते हैं आप। तो सेनेट रोम में सेंचुरीज तक रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये टाइम पीरियड इधर दे रखा है, ठीक है। ये एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक ध्यान देने लायक पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री जो कि आज सर्वाइव कर रही हैं, जो कि लैंग्वेज ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई हैं, वो ज़्यादातर ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई हैं जो कि सेनेटोरियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ से एक क्लियर चीज़ समझ में आती है कि एम्परर के बारे में जजमेंट या फिर सोच उसके सेनेट के लिए क्या बिहेवियर था उससे पता लगाई जाता है, या पता ही लगाई यानी साफ बात है, जो एम्परर सेनेट के साथ अच्छा है वो सही में अच्छा है। जो तो बहुत से सेनेट आज भी उस टाइम पीरियड में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ, जब रिपब्लिक गवर्नमेंट थी या रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो करा जाता था, उस समय में वापस जाना चाहते हैं। पर ज़्यादातर लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा अब नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो एम्परर के बाद, सेनेट के बाद जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था वो थी आर्मी। तो पर्शियन एम्पायर की तरह नहीं थी रोमन एम्पायर की आर्मी। पर्शियन एम्पायर यानी ईरानियन एम्पायर। तो ईरानियन एम्पायर में आपकी कौन सी स्क्रिप्टेड आर्मी थी? कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी यानी आप सर्टेन एज के हो गए, आपको इतने ईयर की मिनिमम सर्विस देनी पड़ेगी, मतलब जो एक कंपलसरी होता है। बल्कि रोमन एम्पायर में ये एक पेड प्रोफेशन था, जिसमें अगर आप एक बार जो सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको मिनिमम 25 ईयर्स की सर्विस देनी पड़ेगी। और ये एक लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी पूरे एम्पायर की, जो कि तकरीबन 6 लाख लोगों को इंक्लूड करती थी बाय द 4th सेंचुरी। और ये नंबर इनफ था टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द एम्पायर या फिर एम्परर्स। तो जो सोल्जर्स होते थे वो कॉन्स्टेंटली डिमांड करते रहते थे, आंदोलन करते रहते थे और बेटर वेजेस एंड बेटर सर्विस कंडीशंस। तो कई बार इनके आंदोलन म्यूटिनी का रूप ले लेते थे अगर इनके जर्नल से एम्परर इनके पास से डिसएग्री करते थे। लेकिन अगेन एक बात कही जा रही है कि आर्मी को हम कैसे देख रहे हैं, ये अगेन उन्हीं सेनेटोरियल बैकग्राउंड के हिस्टोरियंस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने आर्मी के बारे में कैसा लिखा। तो अगर सेनेट की बात करें, सेनेट्स पर्सनली आर्मी को पसंद नहीं करते थे। दे फियर द आर्मी बिकॉज वो मानते थे कि आर्मी वॉज अ सोर्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस, यानी वो आर्मी वाले कभी भी कहीं भी आके किसी को भी धर दबोचेंगे, वो उन्हें ऐसा लगता था। स्पेशल 3rd सेंचुरी के समय पे जब स्टेट एक हाई टेंस कंडीशन में था, क्योंकि एम्पायर को टैक्स इंक्रीज करने पड़ गए थे ताकि वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सके।
तो अपनी बात को ख़त्म करने के लिए आप सीधे साफ शब्दों में समझिए कि एम्परर, एरिस्टोक्रेसी और आर्मी, ये 3 मेन की प्लेयर थे किसी भी पॉलिटिकल एम्पायर के या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एम्पायर के। तो किसी भी एम्परर की सक्सेस उसके कंट्रोल से लगाई जाती है आर्मी के ऊपर, यानी उसका कितना कंट्रोल है आर्मी के ऊपर, इससे लगाई जाती है। वहीं कई दफ़ा आर्मी स्प्लिट हो जाती है टुकड़ों में, तो इसका लास्ट अंजाम होता है सिविल वॉर। तो आप सिर्फ एक कुख्यात वर्ष 69C को छोड़ दें, जिसमें कि चारों एम्पर्स गद्दी के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, चारों एम्पर्स, तो 69C को छोड़ दें तो फर्स्ट 2 सेंचुरीज में पूरा एम्पर सिविल वॉर से फ्री था और काफ़ी स्टेबल एम्पायर लग रहा था रोम का उस समय। तो जो सक्सेशन होता था, सक्सेशन टू द थ्रोन, वो पूरा फैमिली हिरार्की पे होता था। इधर एम्परर का नेचुरल सन हो या फिर अडॉप्टेड सन हो, आगे चल के वही एम्परर बनता था। इवन इस पूरे प्रिंसिपल में आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल होता था। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टिबेरस, जो कि सेकंड एम्परर थे रोमन एम्पायर के, वो नेचुरल सन थे ऑगस्टस के। तो प्रिंसिपेट की खोज उन्होंने ही करी थी, बट ऑगस्टस ने इसे अडॉप्ट कर लिया टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर, ताकि स्टेट अच्छे से फंक्शन कर रख सके। तो एक्सटर्नल वॉरफेयर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस का विषय नहीं था अभी फर्स्ट 2 सेंचुरीज तक। तो जो एम्पायर इनहेरिट करा था टिबेरस ने अपने फादर ऑगस्टस से, वो ऑलरेडी इतना वास्ट था कि उसे आगे एक्सपेंड करने के बारे में सोचना इट वॉज अननेसेसरी। एंड इनफैक्ट ऑगस्टस एज जो है वो पीस के लिए जानी जाती है इंस्टेड ऑफ डिफरेंट इंटरनल स्ट्रेव्स और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बावजूद भी। तो जो सबसे बड़ा कैंपेन हुआ था एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए, वो ट्राजन द्वारा किया गया था। ट्राजन ने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए यूफ्रेटस के आसपास की सारी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना शुरू किया बिटवीन द ईयर 1132 117C। लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा, वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि उनके सक्सेसर्स ने आगे चल के उस जगह को खाली छोड़ दिया। ट्राजन की बात करें तो ट्राजन भी एक रोमन एम्परर थे। कहीं ऑगस्टस, फिर टिबेरस, इन सब के बाद एक एम्परर आए थे ट्राजन, उन्होंने ये एक्सपेंशन किया था अर्ली एम्परर में। तो ज़्यादा तो कवर नहीं हो पाया इस वीडियो में, थोड़ा सा ही हम कवर कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो से थोड़ा ज़्यादा कवर कर लेंगे। 2 पेज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम पेज नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। और ये ब्लू बॉक्सेस लास्ट में मैं आपको जब नोट्स देता हूँ तब इन्हें कवर कराता हूँ, साथ में इनके बेस्ड क्वेश्चंस भी देता हूँ मैं आपको। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों का धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शो सम लव टू आवर चैनल, like this video, comment on this video, tell about our channel to your friend, spread this channel, क्योंकि हमें 2021-2022 तक एक लीडिंग चैनल बनना है ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल के बारे में शेयर करिए। चैनल जल्दी ग्रो होगा, ज़्यादा कंटेंट लाएंगे, हम दूसरे टीचर्स को भी हम रखेंगे, तो ज़्यादा जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।